Greetings everyone. Today we will continue our chapter that is equilibrium. Equilibrium. Beta, last time we have discussed about the types of equilibrium, that is the physical equilibrium and chemical equilibrium. बेटा हमने फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड इन विच काइंड ऑफ रिएक्शंस, दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शंस। किसमें एस्टैब्लिश होता है बेटा? रिवर्सिबल रिएक्शन में। क्या होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है। इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि आयरन को जब हम स्टीम से रिएक्ट करते हैं तो वी हैव लेफ्ट सम ऑफ द आयरन अनरिएक्टेड। हमें लगता है कि रिएक्शन नहीं हुई है, रिएक्शन स्टॉप हो गई है, ऐसा नहीं था। एक्चुअल में आयरन ऑक्साइड फर्दर हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करके हमें आयरन वापस दे देता है। तो इसमें इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश होगा तो क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to the rate of backward reaction। क्या होता है बेटा कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इस डायरेक्शन में जाने वाली रिएक्शन का रेट है, वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है और रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन हमें ऐसे लगती है कि स्टॉप हो गई, लेकिन वो स्टॉप नहीं होती, वो इन वर्किंग होती है। नेक्स्ट अगर हम पढ़ें बेटा, इसमें अब हमें ना रिएक्शन को समझते हैं कि जो हमारी रेट है रिएक्शन, वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारा ये मेन टॉपिक आ जाता है कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन है उसमें रेट जो है, रेट यानी स्पीड ऑफ द रिएक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेटा ये लॉ के अकॉर्डिंग होता है कि अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। अब पहले हमने ये समझ लिया कि रिवर्सिबल रिएक्शन में पॉसिबल होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, इरिवर्सिबल में पॉसिबल नहीं होता, और दूसरा हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक पहले ही पढ़ ली थी। फिर अब हम पढ़ने जा रहे थे कि रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये रेट क्या चीज़ है, ये स्पीड क्या चीज़ है और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये किसने बताया, सबसे पहले इसके बारे में किसने सोच के बताया, दैट इज इट इज थिंक बाय लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि अगर कोई रिएक्शन A प्लस बी चेंजेस टू द प्रोडक्ट, और ये इक्विलिब्रियम है, ये कोई भी ये रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है, वेदर इट इज एन इक्विलिब्रियम और नॉट, फॉर सच काइंड ऑफ रिएक्शन व्हाट ही स्टेट्स दैट कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट का मतलब ये प्रोडक्ट नहीं, मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई ऑफ प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट्स की बात कर रहा है कि वो कंसंट्रेशन को बेटा हम बड़ी ब्रैकेट से लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना कि कंसंट्रेशन को हम किससे लिखते हैं, बड़ी ब्रैकेट से। तो क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई की बात कर रहा है, बोथ द रिएक्टेंट, एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, उन रिएक्टेंट को अगर मल्टीप्लाई कर दे, उन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दे, क्या कहते हैं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ईच रिएक्टेंट कह लो, कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट। ईच रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो गई तो प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एंड ईच रेज टू द पावर, ईच रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट, कि इनके जो आगे नंबर ऑफ मोल्स कह लो, या ये यहाँ पे A या B हम कोफिशिएंट ले रहे हैं, तो वो इनके रेज हो जाएगी, इनकी ये पावर रेज हो जाएगी। क्या कहता है रेट ऑफ, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड ईच रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट।
ये कौन कहता है बेटा? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है। क्या कहता है बेटा? कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, या हम कह सकते हैं ईच कंसंट्रेशन एंड ईच रेशियो टू पावर देयर कोएफिशिएंट। लेकिन ये एक्चुअल में लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो बहुत ठीक नहीं था। तो इसके बाद कौन सा लॉ आया जिसमें हमें रेट के बारे में बताया या समझाया बेटा? वो था रेट लॉ। रेट लॉ क्या बेटा? रेट लॉ। रेट लॉ क्या कहता है? अगर ए और बी, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिख रही हूँ फॉर योर कन्वीनियंस, ए और ये बी चेंजेस टू प्रोडक्ट, तो ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये 12th में भी काम आएगी आपके, रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स। जितने भी रिएक्टेंट है उन सब के प्रोडक्ट को कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड ईच रेज टू द पावर, यहाँ डिफरेंस है, यहाँ पे ईच रेज टू द पावर देयर कोएफिशिएंट था, लेकिन यहाँ क्या है? ईच रेज टू द पावर देयर एक्सपेरिमेंटल कोएफिशिएंट। एक्सपेरिमेंटल कोएफिशिएंट मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो आगे लिखा जाता है वो नहीं। अब यहाँ पे कोई भी मतलब एक्सपेरिमेंटली कितने नंबर ऑफ मोल्स यूज हुए हैं ये उसके बारे में डिपेंड करके कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड ईच रेज टू द पावर देयर कोएफिशिएंट। एक्सपेरिमेंटल कोएफिशिएंट के इक्वल होता है। क्लियर है बेटा? तो एक्चुअल में रेट लॉ ये आपका आगे चलेगा जो 12th क्लास में है कि रेट लॉ ये कहता है एक्सपेरिमेंटल कोएफिशिएंट के इक्वल है। और हाँ, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि अगर रिएक्शन में प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन उनके एक्सपेरिमेंटल कोएफिशिएंट पर डिपेंड करती है। अब हम पढ़ेंगे बेटा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम व्हिच इज डिपेंड ऑन द लॉ ऑफ मास एक्शन। वो लॉ ऑफ मास एक्शन पे डिपेंड करती है। कौन सा? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। मुश्किल नहीं है बेटा, देखो जो हमने अभी पढ़ा है सिर्फ उसी को ही कंसीडर करना। कैसे? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब मैं इसको एग्जांपल ले लूं, a प्लस बी का फॉर्म में ले लो या c प्लस डी की फॉर्म में ले लो। a प्लस बी शोज द इक्विलिब्रियम विद c प्लस d। पावर क्या लिखूं बेटा? x y z लिख लो या स्मॉल a b c d लिख लो, मर्जी है आपकी। कोई भी इस तरह की रिएक्शन है और आपको पता है कि जो हमारी रिएक्शन होती है, अब इसमें देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? रेट डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू द पावर देयर कोएफिशिएंट, क्योंकि ये लॉ ऑफ मास एक्शन पे डिपेंड करता है। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा बेटा? रेट ऑफ बैकवर्ड, ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन में बेटा रिएक्टेंट कौन बन जाएंगे? C और D, यानी उल्टी होगी जब ये रिएक्शन तो C और D आपके क्या बन जाएंगे? रिएक्टेंट बन जाएंगे एंड ईच रेज टू द पावर देयर कोएफिशिएंट। और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? where rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction। वही तो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। अभी बताया ही था कि जब दोनों का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे, तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के हम कांस्टेंट लगाते हैं बेटा। यहाँ लिख देंगे Kf फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और यहाँ लिख देंगे Kb फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। Kf और Kb हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जब दोनों का ही रेट इक्वल है तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा? When the rate is both या all are same, then applying law of chemical equilibrium, तो हमें क्या पता लगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या है? Kf a की पावर a b की पावर b इज इक्वल टू Kb पावर c की पावर c d की पावर d। अब मैंने क्या लिखा? Kf बाय Kb
टू सी डी ए की पावर ए बी की पावर बी। तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैपिटल ए, या इसको ई क्यों लिख लो, इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या होता है बेटा ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये है बेटा आपका लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या है बेटा आपका ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब अगर हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो हम कंसंट्रेशन लगाएंगे। ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कुछ नहीं है बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करके रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन को हम इक्वल करेंगे। रेट इक्वल होते ही हम Kf by Kb का आइडिया होगा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। यानी अगर हम लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट and each raised to the power their coefficient। सबकी पावर में क्या है, कोफिशिएंट है। ये आपका क्या हो गया बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या हो गया बच्चों, ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर बेटा? अब हम आगे करेंगे बेटा, प्रेशर के अगेंस्ट भी दे रखा है कि रेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम रिलेटेड विद प्रेशर। अब आप इसको करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है। अगर आपको खुद से समझ में आए, क्योंकि प्रेशर में क्या रहेगा, सिर्फ प्रेशर की बात हो जाएगी। ये कॉन्सेंट्रेशन है, वहाँ पे प्रेशर हम लिख देंगे। हमें पता है PV = nRT, वो फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद हमें पता लगेगा ये एक्चुअल में क्या है, Kc है। और हमें क्या पता लगेगा, Kp जो होता है वो Kc इंटू Kc, यानी यही चीज है, और इंटू में डेल्टा एन जी आर टी होता है। सॉरी डेल्टा, सॉरी ये होता है आर टी ब्रैकेट में आ जाएगा और डेल्टा एन ऊपर चला जाएगा। ये होता है बेटा Kp और Kc में रिलेशन। क्या हो जाएगा, Kp = Kc और RT की पावर डेल्टा n। ये आपका हो जाएगा बच्चे रिलेशन। अब हम बात करते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं बेटा। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, लेकिन बहुत इजी और सिंपल होता है। लिखिए, यू हैव टू कंप्लीट योर नोटबुक विद दिस रिगार्ड। आपने ऐसे ही अपनी नोटबुक को कंप्लीट करना है, वीडियो से आपने देखना है और उसको नोटबुक में लिखना है। टू एवरीवन, so right now we are writing characteristics of equilibrium constant, यानी K की कैरेक्टरिस्टिक्स बात कर रहे हैं। K की कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा, अगर आपकी कोई भी रिएक्शन और रिएक्शन को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, क्या कह रहा है बेटा, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, कंसंट्रेशन ले लो। ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज़ टू द पावर देयर कोएफिशिएंट। ठीक है बेटा, इससे हमारा क्या निकल जाएगा, Kc इफ रिएक्शन इज रिवर्स। उल्टा कर, मान लीजिए मैंने ये रिएक्शन के लिए लिखा है N2 + 3H2 चेंजेस टू 2NH3। ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है, तो इसका Kc क्या होगा, Kc = कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पावर टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज़ टू द पावर कोएफिशिएंट। ये Kc हो गया। अगर मैंने रिएक्शन उल्टी कर दी, रिएक्शन उल्टी कैसे की, NH3 चेंजेस टू N2 + 3H2, तो अब इसमें क्या होगा, आपका जो न्यू Kc डैश होगा वो 1/Kc, जो न्यू Kc बनेगा
जाएगा वो 1/Kc। अगर रिएक्शन रिवर्स हो गई तो Kc की वैल्यू भी 1/, में चली जाएगी। इस तरह से समझा रही हूँ कि अगर इक्विलिब्रियम में Kc की वैल्यू चेंज हो गई तो आपकी क्या रिएक्शन में के न्यू Kc क्या हो जाएगा 1/Kc, मतलब वो डिवाइड में हो। नेक्स्ट, इफ रिएक्शन में सारी की सारी इक्वेशन या व्हेन इफ इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, अगर सारी की सारी रिएक्शन इक्वेशन में अगर हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो न्यू Kc जो होगा वो Kc का स्क्वायर होगा। अगर इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2, अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो न्यू Kc जो होगा वो Kc का अंडर रूट होगा। ये आपको आना चाहिए बेटा। और अगर आपकी रिएक्शन इफ इक्वेशन या रिएक्शन इज मल्टी स्टेप का मतलब एक रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है, तो उस सिचुएशन में जो आपका Kc होगा या न्यू जो Kc होगा वो K1 + K2 अप टू सो होगा। K1 मल्टीप्लाई सबके कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट इक्वेशन का कोएफिशिएंट हो गया। अगर रिएक्शन में इक्वेशन रिवर्स हो गई, रिएक्शन उल्टी हो गई, तो Kc क्या बन जाएगा 1/Kc, और अगर रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय 2 है तो पावर स्क्वायर में चली जाएगी, और आपका डिवाइड बाय 2 है तो √Kc हो जाएगा। अगर मल्टी स्टेप है तो न्यू जो होगा वो ऑल द कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट है उनका प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा, क्या हो जाएगा उन सभी का प्रोडक्ट हो जाएगा। अब हम आगे आ जाते हैं बेटे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर क्या कभी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। तो बेटा देयर इज नो इफेक्ट ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर कोई भी इफेक्ट टेम्परेचर का नहीं पड़ेगा। क्लियर है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू में टेम्परेचर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गॉट इट और नॉट। अब हम बात कर लेते हैं बेटा कि इक्विलिब्रियम को लिखने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। अब एक बात और आपको समझानी है कि इक्विलिब्रियम कितने तरह के होते हैं, ये याद कर लेना। न्यूमेरिकल्स होंगे बेटा इसके बेस पर छोटे छोटे। नेक्स्ट इज एक बात और डिस्कस करनी थी बेटा कि आप सभी को पता है, मैंने आपको कल जो सिलेबस भेजा है उसमें ये दोनों ही ये चैप्टर भी इन्वॉल्व है यूनिट टेस्ट में विद 13 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के कितने टाइप्स होते हैं बेटा, 2, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमो मतलब सेम, जीनियस यानी सेम। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फेज सेम है, फेज जैसे ये भी गैस है तो ये भी गैस है, तो ये क्या हो गया होमोजीनियस। जैसे अभी एग्जांपल दिया था ना N2H2 वाला, ये तीनों ही क्या है गैसियस फॉर्म में, गैसीय फॉर्म में है बेटा हमारे ये तीनों ही गैसियस फॉर्म में है, तो ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। और जब हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस के इक्विलिब्रियम यानी फेज, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है सॉलिड होता है, और जब हम इसकी इक्विलिब्रियम में देखते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बेटा गैस की फॉर्म में है, तो ये किस तरह का इक्विलिब्रियम कहलाएगा हेट्रो
heterogeneous chemical equilibrium। क्लियर है? क्या कहलाएगा बेटा ये? heterogeneous chemical equilibrium कहलाता है। और जब हम कंसंट्रेशन, याद है ना हमने कंसंट्रेशन लिखी थी, तो एक बात याद रखना, अगर आपका कंसंट्रेशन प्योर सॉलिड हो अगर, तो उसकी भी कंसंट्रेशन कम होती है। प्योर लिक्विड हो आपका अगर, प्योर लिक्विड कौन होता है? एग्जांपल वाटर होता है बेसिकली, तो उसकी कंसंट्रेशन भी हम क्या मान के चलते हैं? 1 मानकर चलते हैं। तो ज्यादातर हम इसमें कौन सी इक्विलिब्रियम की या कंसंट्रेशंस की बात करते हैं बेटा? गैसियस फेज वालों की बात करते हैं। और अगर लिक्विड में अगर हमने बात करनी है, तो लिक्विड में हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? जनरली वाटर की बात करेंगे, और उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। गॉट इट और नॉट? यस। नाउ वी आर फेसिंग द सिचुएशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। टाइप समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन के बारे में कि इसका क्या फर्क पड़ता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या वैल्यू से हमें क्या समझ में आता है। ये 3 पॉइंट में डिवाइड हो जाता है बेटा, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या एप्लीकेशन है? सबसे पहले प्रेडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट का मतलब कितनी रिएक्शन हो चुकी है, क्वांटिटी में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है या प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज हो चुका है। तो इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्शन किस तरफ फेवर होती है। अगर आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मोर देन 10 की पावर 3, तो रिएक्शन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये कहा जाता है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर KC की वैल्यू 10 की पावर 3 से 10 की पावर -3 के बीच में है, क्या बोल रहे हो बेटा? 10 की पावर -3 से 10 की पावर 3 के बीच में है, तो रिएक्शन में जो अमाउंट होगा, कंसंट्रेशन होगी, बेसिकली एक्सटेंट में कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की ज्यादा है, इसमें कंपैरेबल है, कंपैरेबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब दोनों की कंसंट्रेशन आप यूं मान लो 50-50। इसमें प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही इक्वल हो गए। अगर आपकी KC की वैल्यू लेस देन 10 की पावर -3 है, तो दैट मीन्स रिएक्शन इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब इसमें आपका रिएक्टेंट ज्यादा है। क्या ज्यादा है बेटा? रिएक्टेंट ज्यादा है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है। सो ये हमें क्या बताता है बेटा? हमें ये समझाता है कि कितने अमाउंट में रिएक्टेंट कम है या ज्यादा है। एक रफ आइडिया देते हैं कि दोनों की कंसंट्रेशन ज्यादा है या कम है। अब सेकंड है, वैसे तो मैंने इसमें भी आपको डायरेक्शन समझाई दी है, लेकिन हम इसमें हम बोल देते हैं प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मोर, प्रोडक्ट इज मोर, इसमें दोनों की कंपैरेबल है, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मोर, तो ये कंसंट्रेशन इसके रिस्पेक्ट में है। तो सेकंड एप्लीकेशन है प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन क्या होगी, इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, ये हम बता सकते हैं। रिएक्शन की डायरेक्शन हम बता सकते हैं। तो बेटा इसकी रिएक्शन की डायरेक्शन में ना हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम रीच होने से पहले क्या बोल रहे हैं हम, इक्विलिब्रियम रीच होने से पहले किसी भी स्टेट में, मतलब इक्विलिब्रियम मान लो रिएक्शन में एस्टेब्लिश होने वाला है, उससे पहले हम ना कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? कंसंट्रेशन क्वोशिएंट। कंसंट्रेशन क्वोशिएंट क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड बिफोर रीचिंग
इक्विलिब्रियम कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम से पहुंचने से पहले हम क्या निकाल लेते हैं, कंसंट्रेशन क्वेश्चन, जिसको हम क्या बोलते हैं, QC। क्या बोलते हैं बेटा, QC, मतलब बिफोर रीचिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हम क्या बोल देते हैं, इसको QC बोल देते हैं। अब कहता है कि अगर QC इक्वल टू K है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। QC इज मोर देन K है, QC मोर देन K मतलब इक्विलिब्रियम रीच होने से पहले Q की वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा आ गई मतलब ये इसको कम करना चाहता, Q विल टेंड टू डिक्रीज, मतलब ये ज्यादा है, ये K के इक्वल होना चाहेगा। ये इक्वल कैसे होगा, अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। फिर हमने देखा QC लेस देन K है, मतलब इसको इसके इक्वल होना पड़ेगा, मतलब ज्यादा होना पड़ेगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। मतलब ये जस्ट एक एनालिसिस टाइप में है कि हम एनालाइज कर सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है या इक्विलिब्रियम में है बाय काउंटिंग या कंसंट्रेशन बिफोर रीचिंग द इक्विलिब्रियम। सो बेटा इसमें न्यूमेरिकल सेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको ज़्यादा फोकस ना करते हुए थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन पे ही फोकस करेंगे। और ये मैंने आज आपको क्या करवा दिया, केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें हमने इक्विलिब्रियम को पहचाना सीखा, इसकी एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, और हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट पढ़ा, कंसंट्रेशन फाइंड आउट की। तो ये आपका मैंने आज आपको टॉपिक करवाया है। कल हम गूगल मीट लेंगे। थैंक यू बेटा।